चलिए इस चर्चा को और बढ़ाते हैं। आपकी पिछले 25 साल से बहुत ज़बरदस्त पैठ है ऑटो सेक्टर पर, जहां पर आपने बहुत ज़बरदस्त कई जगह आपने उस सेक्टर को एनालाइज किया है। लेकिन अगर आप फंड पोर्टफोलियोज देखें तो एक ख़ास कमी मुझे ऑटो सेक्टर में दिखती है। सिर्फ दो ही स्टॉक्स हीरो मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा आपके पोर्टफोलियो में है। कोई ख़ास ऐसी नाराज़गी ऑटो सेक्टर से भी आपके पास जो आप उसमें निवेश नहीं करना चाहते? ये मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त अंडर ओनरशिप है इंडिया में, खासकर 4 व्हीलर्स की और 2 व्हीलर्स की, कि ये बहुत ही लंबी अवधि के प्लेयर्स हैं इस सेक्टर के। तो इसमें आपको ऐसा क्या दिखता है कि आपने निवेश ज़्यादा नहीं किया? ओपिनियन है इस सेक्टर पे वो 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर सेगमेंट में है। और इसका कारण यही है कि जैसे मैंने पहले भी बोला, ग्रामीण क्षेत्र में कोविड का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं था और वहाँ पे बिजनेस एज यूजुअल जो कहते हैं हम अंग्रेजी में, उस हिसाब से ही चला है पूरा। और 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स का डिपेंडेंसी ग्रामीण क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा होता है अगर आप ऑटो सेक्टर को देखते हैं। तो इसलिए हमें लगा कि यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा और रिस्क वाइज कम रहेगा। जैसे हम पैसेंजर कार की बात करें, वहाँ पे भी वॉल्यूम ग्रोथ आया हुआ है, लेकिन देखने की बात यह है कि कितना पेंटअप डिमांड है, क्योंकि अप्रैल मई में कुछ खास इंडस्ट्री में वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हुआ था। और उससे पहले भी अगर आप जनवरी टू मार्च 2020 देखते हैं, वहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। BS4 से BS6 में जो इंडस्ट्री शिफ्ट हुआ था उस टाइम पे भी वॉल्यूम ग्रोथ का काफ़ी कम था। तो मेरे हिसाब से पहले साल का पहले 4-5 महीने का काफ़ी पेंटअप डिमांड जो बोलते हैं वो शायद जून जुलाई अगस्त पीरियड में आया है। तो हमें लगता है कि जब तक कोविड से पूरा हम उबर कर नहीं आते हैं, जो हाई टिकट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी डिमांड जो है, जिसमें हम कार का जो भी वॉल्यूम है उसको भी हम गिन सकते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत नर्वसनेस रहेगा। जो भी कंज्यूमर है वो शायद जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो एसेंशियल अप्लायंसेस है, उसको पहले खरीदेंगे। जहाँ पे कन्वीनियंस आता है वहाँ पे पहले खरीदेंगे। लेकिन जो हाई टिकट खरीद है, जैसे ऑटो स्पेशली पैसेंजर कार्स, वहाँ पे हमें लगता है कि ये वॉल्यूम ग्रोथ जो देखा है वो शायद ही सस्टेन हो। इसलिए हम उसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अभी दशहरा दिवाली का जो डिमांड में अगर हमें लगता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है और आगे भी चल के ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो शायद हम वो सेक्टर को हम फिर से एवेल्युएट कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन में हमें लगता है कि 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स में सेल्स स्लो होने का बहुत कम चांसेस है, तो वहाँ पे हमारा ज़्यादा पोजीशन है। जैसे कि कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वहाँ पे फिर वही एक सेक्टर है जो इकोनॉमी से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी में कमर्शियल व्हीकल्स का यूज़ होता है, बसेस और कमर्शियल व्हीकल्स। बस सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल्स दोनों में अभी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है कोविड के हिसाब से। ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं हो रहा है, स्कूल बसेस नहीं चल रहे हैं, जो बसेस फॉर एग्जांपल IT एम्प्लॉयज़ को जो ऑफिस लेके जाते हैं वो नहीं चल रहे हैं। तो जो नया डिमांड आ सकता है ट्रक्स में, बिल्कुल आपने सही फरमाया जी शैलेश जी। हर्ष साहब, समय थोड़ा कम है, मैं ज़रा आपसे 2 सेक्टर्स के बारे में और राय लेना चाह रहा था। PSU स्पेस बहुत ही बीटन डाउन है, बहुत ही डीप वैल्यू में फ़िलहाल ट्रेड कर रही है और एक से एक सरकारी कंपनी आपको बाय बैक अनाउंस करती हुई दिखेगी। क्या वहाँ पर आपको डीप वैल्यू दिखती है? क्या आप वहाँ पर आगे आने वाले SIP से पैसा लगाएंगे या उस सेक्टर से आप परे रहेंगे, चाहे ब्रांड कैसी भी हो? सुरेंद्र जी, हम लोग आगे क्या कर सकते हैं उसको बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन PSU स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में हैं, जहाँ पे हमारा
पोजीशन है। और जहाँ जहाँ पे हमें बिजनेस ग्रोथ दिखाई देता है और वैल्यूएशन तो जैसे आपने बताया सस्ता ही है, तो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर उसी में अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है फॉर एग्जांपल और बायबैक आ जाता है, तो ऑब्वियसली वो एक तरफ से एडिशनल ट्रिगर रहेगा। लेकिन हमारा पूरा फोकस ये है कि जो भी हम स्टॉक लेते हैं वहाँ पे वैल्यूएशन के अलावा हमें ग्रोथ भी दिखना चाहिए। दोनों में अगर कंफर्ट है तभी हम डालते हैं। ये हमारा फिलॉसफी रहा है। जी उपाध्याय साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल, समय समाप्त होता हुआ जा रहा है। गोल्ड पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। एक इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर का कितना हिस्सा गोल्ड में होना चाहिए पोर्टफोलियो में? देखिए, ये हिस्सा तो हर एक इन्वेस्टर के लिए अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ बैठ के डिसाइड करना रहता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर लगभग 10% गोल्ड में निवेश करते हैं कोई इंडिविजुअल, वो ठीक रहेगा। क्योंकि जैसे आपने देखा हुआ है, ये नॉन कोरिलेटेड एसेट है, यानी कि जब पूरे मार्केट में मंदी रहता है, इक्विटी ले लीजिए या फिक्स्ड इनकम ले लीजिए या रियल एस्टेट ले लीजिए, ये गोल्ड में शायद इतना मंदी नहीं दिखता है। उसी टाइम पे वहाँ पे वो स्ट्रेंथ आता है, क्योंकि जब भी सब लोगों का आशंका रहता है इकोनॉमी का प्रोग्रेस पे, तो उस टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा निवेश होता है। तो उस हिसाब से एक अच्छा एसेट क्लास है। लेकिन जैसे हम बोलते हैं, अगर आप थाली में खाना खा रहे हैं तो वहाँ पे नमकीन भी होना चाहिए, स्वीट भी होना चाहिए, बाकी सब सीरियल्स भी होना चाहिए, स्टेपल्स भी होना चाहिए। तो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। उस हिसाब से हम 100% एक ही एसेट क्लास में नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, वो गोल्ड लास्ट 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लगभग 10% एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में ठीक लगता है। उपाध्याय साहब, बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। एक से एक सेक्टर के बारे में नई नई चीज़ें पता चली, खासकर सीमेंट सेक्टर के बारे में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले हफ्तों में, महीनों में आप दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे और एक से एक बेहतरीन राय देंगे फंड्स पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे ओमकेश्वर सिंह साहब, rankmf.com के CEO हैं, और वो आपकी फंड क्वेरीज सॉल्व करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होंगे।